In the continuation of the last video, in which we have studied what are the volatile fatty acids and why they are produced, where they are produced and how they are produced. Now we are going into the main crux कि सेल्यूलोज जो भी डाइट में वो जो भी कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं उस कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन ह्यूमन में ही क्यों हो रहा है, अदर ऑर्गन में लाइक ह्यूमन के अलावा रेटिकुलम में या ओमेसम में क्यों नहीं हो रहा है, और कार्बोहाइड्रेट किस तरह से ब्रेक होगा, ये सारा अभी हम देखते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. वाई ह्यूमन? बिकॉज ह्यूमन इज़ अ ओपन एंड द कंटिन्यूस चैम्बर. बिकॉज यहाँ पे न्यूट्रिशन की सप्लाई या फूड की सप्लाई कंटिन्यूसली होती जा रही है. और एनवायरनमेंट जो है ह्यूमन का उसमें pH है 5.5 to 6.5 एंड दिस pH इज़ स्लाइटली एसिडिक एंड दिस इज़ अ फेवरेबल pH फॉर द माइक्रोब्स इन द ह्यूमन प्रेजेंट टू बी एक्टिव. जो टेम्परेचर है वो ये 36 डिग्री to 40 डिग्री सेल्सियस है. ये सारी कंडीशंस यू हैव टू लर्न इट बाय हार्ट. एनारोबिक कंडीशन है. ये जो जितने भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है ह्यूमन के अंदर, दे ऑल आर नॉट फैकल्टेटिव, दे आर ऑब्लिगेटिव एनारोबिक है, मतलब बिल्कुल भी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए. एंड टू इंश्योर दिस एनारोबिक कंडीशन सम अदर बैक्टीरियाज आर देयर. Next, the moisture should be 85 to 90%. So these all are the conditions which are favorable for the fermentation. That's why human is chosen for the ruminal fermentation. Also the motility occur in the rumen. rumen में क्या होता है, कंटिन्यूएशन होता है. rumen से रेटिकुलम में जाएगा फूड और कंटिन्यू फूड आता रहेगा, कंटिन्यू उस एंड प्रोडक्ट्स का रिमूवल होता जाएगा. Now let's see the steps. तो सपोज एनिमल ने डाइट खाई, उसकी डाइट में क्या क्या है, उसमें स्टार्च भी होगा, सुक्रोज भी होगा, फ्रक्टोज भी होगा, पैक्टिन्स होंगे, हेमीसेल्यूलोज होगा और पेंटोसिन्स होगा. इन सबको हमें कहीं ना कहीं जाके पायरूवेट में बदलना है. और उसके लिए ये जो पूरी ये साइकिल है, दिस ऑलरेडी वी हैव स्टडीड, दैट इज़ ग्लाइकोलाइसिस. तो ग्लाइकोलाइसिस हमने पढ़ा था, यूनिवर्सल होती है, सारे ही एनिमल्स में होती है. तो ये जो भी ये डाइट खाएगा उसको हमें कहीं ना कहीं ग्लूकोज या फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर लेना है. तो अभी हम देखते हैं. सपोज उसने सेल्यूलोज खाया, तो सेल्यूलोज डाइजेस्टिव एंजाइम यहाँ पे वर्क करेंगे, जैसे कि र्यूमिनोकोकस एल्बस. तो ऐसे डिफरेंट नेम्स जो भी हम देख लेंगे. वो सेल्यूलोज को कन्वर्ट करेंगे सेलोबायोज में, सेलोबायोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट एंड देन फाइनली पायरुवेट. नाउ लेट्स सी, अगर उसने स्टार्च खाया तो क्या होगा. एज वी नो स्टार्च इज मेड अप ऑफ माल्टोज एंड आइसोमाल्टोज. तो माल्टोज विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड आइसोमाल्टोज विल आल्सो कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज एंड दिस विल टेक पार्ट इन दिस स्टेप बाय जॉइनिंग द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. नेक्स्ट, अगर उसने सुक्रोज खाया तो सुक्रोज कन्वर्ट होगा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में. फ्रक्टोज सीधे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से ज्वाइन कर लेगा और ग्लूकोज ज्वाइन कर लेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से. उसने फ्रक्टान्स खाए तो फ्रक्टान्स फ्रक्टोज में बदलेंगे और फ्रक्टोज जाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में. पैक्टिन और हेमीसेल्यूलोज कन्वर्ट होते हैं पहले यूरोनिक एसिड में, यूरोनिक एसिड कन्वर्ट होगा पेंटोसिन्स में, पेंटोसिस जाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में भी जा सकता है और फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट में भी जा सकते हैं. और जो पेंटोसिन्स हैं वो कन्वर्ट होंगे पेंटोसिस में और फिर यही दोनों पाथवे फॉलो करेंगे. अभी ये पायरुविक एसिड बन चुका है. पायरुविक एसिड से हमें क्या बनाना है, अपने वोलेटाइल फैटी एसिड. तो इसकी ट्रिक है, इसको हम याद करेंगे. प्रोपियोनिक एसिड के लिए LAP लैप. तो लैक्टाइल कोएंजाइम में, एक्राइरल कोएंजाइम में, प्रोपियोनिल कोएंजाइम में एंड देन प्रोपियोनिक एसिड. आई गेस इट्स नॉट सो डिफिकल्ट. लैक्टेट, लैक्टाइल, एक्राइरल, प्रोपियोनिल एंड देन प्रोपियोनिक एसिड. देन अगर हमें ब्यूटायरिक एसिड या ब्यूटायरेट बनाना है तो उसके लिए याद कर लेंगे AABCB, जैसे ABC पढ़ते हैं लाइक दैट. तो अभी हमें कुछ भी नहीं पता था. 12th तक हमने एसिटाइल कोएंजाइम यही पढ़ा था, तो वहीं से शुरू करेंगे. एसिटाइल कोएंजाइम में, देन एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम में, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिल कोएंजाइम में, देन प्रोटोनिल कोएंजाइम में, ब्यूटायरिल कोएंजाइम में एंड देन फाइनली ब्यूटायरिक एसिड या ब्यूटायरेट. एंड इट्स वेरी सिंपल फॉर द एसिटिक एसिड. सिंपली pyruvic acid will be converted into the acetyl phosphate and this is a reversible reaction, then it will form the acetic acid. Now there is one more mechanism which has to be add here, but यहाँ पर ऐड होना था, उसको हम यहाँ देखते हैं. पायरुवेट से ऑक्सैलो एसीटेट भी बन सकता है, उससे मैलेट, फ्यूमरेट, सक्सिनेट. ये आपको याद होगा. तो ये जो हमने TCA साइकिल पढ़ी थी 11th में, उसी का ही रिवर्स प्रोसेस चल रहा है. तो सक्सिनाइल कोएंजाइम में से हमने सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मैलेट, ऑक्सिलो एसीटेट हमने ऐसा पढ़ा था. तो ये रिवर्स में जाएगा सक्सिनाइल कोएंजाइम में और सक्सिनेट. सक्सिनेट कन्वर्ट हो सकता है प्रोपियोनिक एसिड में, अदरवाइज ये जाएगा सक्सिनाइल कोएंजाइम में. सक्सिनाइल कोएंजाइम में अगेन कन्वर्ट होगा मेथाइल मेलोनिल कोएंजाइम में एंड देन पायरुवेट.
अभी सपोज करो एनिमल ने 57 हेक्सोज खाया, हेक्सोज मतलब कि ग्लूकोज फ्रक्टोज टोटल जो भी खाया वो कन्वर्ट होगा 114 पायरुवेट, क्योंकि 2 बनते थे, याद हो आपको ग्लाइकोलिसिस में, तो 2 पायरुवेट बनते थे। अब ये पायरुवेट कन्वर्ट होगा एसिटिक एसिड और प्रोपियोनिक, ब्यूटाइरेट, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में हाइड्रोजन गैस भी बनती है। तो ये थोड़ा रेशियो आपको याद करना पड़ेगा। ऑल एंड ऑल अगर 57 हेक्सोज खाएगा तो उसमें 65 एसिटेट एसिड मतलब सबसे ज़्यादा बन रहे हैं, और आपको याद हो इससे 10 ATP के मॉलिक्यूल बनते थे। प्रोपियोनिक एसिड बनेंगे लगभग 21 मॉलिक्यूल और इससे 18 ATP बनते थे, और ब्यूटायरिक एसिड बनेंगे 14 मॉलिक्यूल और इससे लगभग बनते थे हमारे पास सबसे ज़्यादा 35 ATP। ठीक है, तो दिस इज़ द मॉलिकुलर कंसनट्रेशन ऑफ द एसिड फॉर्मेशन। फिर CO2 बनेगी 20 और मीथेन बनेगी 75। तो जो CO2 है मेनली जो हमारे पास गाय होती है हर 2 से 3 मिनट में कम से कम 2 बार गैसेस को रिलीज़ कर देती है। इरेक्टेशन प्रोसेस कहते हैं इसको, हम क्या कहते हैं, इरेक्टेशन। जैसे हम बर्पिंग करते हैं, ये एनिमल हर 2-3 मिनट में इरेक्टेशन करता है और इन गैसेस को रिलीज़ करता रहता है ह्यूमन में से। अब इसमें कुछ कंडीशन से ये जो रेशियो है ये चेंज होगा। अगर एनिमल कॉन्सेंट्रेट मतलब सिर्फ अनाज ही अनाज खिला दे अगर हम अपनी गाय को, तो क्या होगा, गाय को एसिडोसिस हो जाएगी। भैया आपको सिर्फ और सिर्फ अनाज नहीं खाना है, उसको भूसे की बहुत ज़रूरत है। गाय कुछ भी खाएगी वो अपने आप ही ये फैटी एसिड्स को बना लेगी और इन फैटी एसिड से जो ATP का प्रोडक्शन हो जाएगा, और चाहे तो एनिमल जो है ना वो अपने लिए प्रोटीन भी बनाएगा। तो अभी हमने यहाँ पर फर्मेंटेशन की स्टेजेस नहीं पढ़ी हैं, अब मैं बता देती हूँ स्टेजेस ऑफ फर्मेंटेशन। इधर बता देती हूँ स्टेजेस ऑफ फर्मेंटेशन। तो स्टेजेस देखेंगे तो 4 स्टेजेस होती हैं फर्मेंटेशन की, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट स्टेज में कुछ नहीं होता है, सिंपली हाइड्रोलिसिस प्रोसेस होएगी जिससे पायरुविक एसिड बनेगा। ठीक है, हाइड्रोलिसिस होएगी, जो भी उसने डाइट खाई है डाइट से हमारे पास बन जाएगा फ्रक्टोज 1,6 जो भी हम पढ़ के हैं बाइफॉस्फेट बन जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, ये जो हमारे पास फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट है इससे पायरुवेट बनेगा। ठीक है, थर्ड स्टेज में क्या होगा, इससे वॉलेटाइल फैटी एसिड्स बनेंगे। और ये फोर्थ स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जो बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया को भी तो अपने लिए प्रोटीन चाहिए, तो बैक्टीरिया अपने लिए प्रोटीन बनाता है फोर्थ स्टेज में। ठीक है, तो बैक्टीरियल प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड इन द फोर्थ स्टेज ऑफ फर्मेंटेशन। तो ये भी थोड़ा आप ऐड कर सकते हो इस आंसर में। कंटिन्यू करते हैं हम अपना। तो एसिडोसिस हो जाएगी अगर गाय को सिर्फ आप अनाज यानी कंसनट्रेट और ग्रेन्स ही खिलाओगे तो, या फिर लेस मैच्योर फोरेज खिलाओगे। तो उस केस में क्या होगा, जब ग्रेन्स खाती है गाय तो उसमें प्रोपियोनिक एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। और अभी हमने देखा प्रोपियोनिक एसिड लैक्टेट के थ्रू बनता था, और लैक्टेट एसिडिक है, इसका एसिडिक बहुत ज़्यादा एसिडिक है ये, तो इसलिए एसिडोसिस हो जाएगी। उस केस में प्रोपियोनिक एसिड का रेशियो बढ़ जाएगा, 40 हो जाएगा। और ये रेशियो भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर सकते हो CP से, मतलब कॉन्सेंट्रेट खाएगी तो प्रोपियोनिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। पहले ये रेशियो अगर आपको याद हो तो कितना था, 75:15:10, तो अभी ये 15 से 40 हो जाएगा। अगर हमारी गाय भूसा खाएगी मतलब कि बहुत ज़्यादा मैच्योर फोरेज खाएगी तो उस केस में हमारे रेशियो में क्या हो जाएगा, एसिटेट ज़्यादा हो जाएगा प्रोपियोनिक से। अभी हमने मीथेन, हमने CO2 को तो देख लिया, CO2 तो इरेक्टेड हो जाएगी, वो जो भी है बर्पिंग करती रहेगी और CO2 बाहर निकलती रहेगी। लेकिन जो मीथेन है ना वो एक और फंक्शन करती है यहाँ पर। मीथेन को बनाने में पहली बात तो 6 से 8% ग्रॉस एनर्जी लॉस्ट हो जाती है, और मीथेन 35% बन रही है। अभी ये काम क्या करती है, ये सिंक ऑफ हाइड्रोजन का काम करती है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज करो गाय को एसिडोसिस हो गया तो उस केस में हाइड्रोजन आयन ज़्यादा बनेंगे, तो ये जो मीथेन है वो क्या करेगी, ये जो एक्स्ट्रा आयन्स हैं उनको यूज़ करके मीथेन बना देगी, या फिर क्या करेगी, अनसेचुरेटेड फैट्स को हाइड्रोजन में जोड़ के सेचुरेटेड फैट में कन्वर्ट कर देगी, और ये सेचुरेटेड फैट स्टोर हो जाएंगे एज एडिपोज टिश्यूज़ या फिर मिल्क सिंथेसिस में यूज़ हो जाएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। अगर ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आप इस क्वेश्चन को यहाँ से, आंसर जो होगा इसका आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं डायरेक्टली, कि ये डाइट वाला चार्ट आप इसको बना के दिखा सकते हैं, और फिर उसके बाद जो वॉलेटाइल फैटी एसिड का फॉर्मेशन वाला चार्ट बना सकते हैं। फिर इसके बाद अगर आप आंसर कंटिन्यू करेंगे तो आप यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। दोनों चार्ट बनाने के बाद आप यहाँ पर बताइएगा कि वॉलेटाइल फैटी एसिड्स क्या होते हैं और इनकी फेट क्या होती है। इनकी फेट, तीनों वॉलेटाइल फैटी एसिड्स की फेट लिखना, उसके बाद इनका, इसके बाद आप ये लिख सकते हैं
मीथेन का फेट और CO2 का फेट। और बस इसके साथ आपका आंसर ख़त्म हो जाएगा। ये लॉन्ग में अगर आता है तो आप ऐसे आंसर लिख सकते हैं। सो थैंक यू।